नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह सुबह करोड़ों छात्रों को, करोड़ों छात्र कहने ठीक नहीं होगा, करोड़ों ऐसे बच्चे जो कि कंपटीशन में भाग लेते हैं लगातार, उनको खुशखबरी दे दी। मैं समझता हूं कि पूरे देश में उन बच्चों के लिए जो इस कंपटीशन के लिए एलिजिबल हैं, उनकी बाँछें खिल जाएंगी, वो एकदम खुश हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी और जो नया बनाया है वो गजब का बनाया है। मैं बात कर रहा हूं, देखिए होता क्या था कि हमारे यहाँ हमारे देश में कंपटीशन के लिए समय समय पर नियम तय किए जाते रहे। आज़ादी के समय पर ऐसा कहते हैं जो लोग पढ़े लिखे होते थे, मतलब अंग्रेजी शिक्षा से पढ़े लिखे होते थे, और उससे पहले अंग्रेजों के टाइम पर भी जो लोग अंग्रेजी शिक्षा पढ़े होते थे उनको सीधा अंग्रेज काम दे देता था, वो अंग्रेजों के मातहत काम करते थे। आज़ादी के बाद भी बड़ी संख्या हमारी भारतीय एजुकेशन को पढ़ती रही, और वो बच्चे जो कि पढ़े लिखे होते थे, ऐसा लोग कहते हैं, अभी इसमें कमेंट में भी लोग लिखेंगे कि सन 70 तक, सन 75 तक जो पढ़ा लिखा होता था उसको सीधा ऑफर चला जाता था और कहते थे कि भाई आप सरकार के साथ काम कर लो। लेकिन जब अंग्रेजी एजुकेशन भारत में पूरा विस्तार कर चुकी थी, क्योंकि आज़ादी के बाद हमको भारतीय एजुकेशन पढ़ानी थी लेकिन हमने अंग्रेजी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा, और उसका परिणाम ये निकला कि भारत में हमने पाश्चात्य संस्कृति की जो एजुकेशन थी उसको भर दिया। और उसको भरने के बाद अब जो नया वर्ग तैयार हुआ, और मजे की बात यह है कि हम जॉब क्रिएटर्स बनने के बजाय जॉब सीकर्स बनते चले गए। जॉब सीकर्स बनने का मतलब है कि आज़ादी के बाद भी भारत सरकार ने अपने आप को नए सिरे से नहीं ढाला। 1836 से पहले भारत में कोई बेरोजगार नहीं होता था। जब तक भारतीय सिस्टम चला, भारत में सरकारें या फिर मैं कहूँ रोजगार नीचे से ऊपर जाता था। हमारा एक गांव, हमारे गांव में इंडस्ट्री और छोटे मोटे आर्टिसंस और सब उसी एग्रीकल्चर लैंड पर डिपेंड करता था। सभी लोग उसी से खाते थे, ना कोई लेबर था ना कोई मालिक था, किसी एक को प्रबंधन हाथ में होता था, लेकिन सब लोग उसी से खाते थे, और उससे जो बचता था या उसका जो एक्सेस होता था वो सरकार के पास जाता था, और पूरे देश से सरकार के पास इकट्ठा होता था, वो एक्सपोर्ट करती थी, और एक्सपोर्ट से हमको जो धन मिलता था वो सोना और चांदी मिलता था, आर्टिकल्स मिलते थे। इसीलिए सोने की चिड़िया भारत थी। लेकिन अंग्रेजों ने वो सिस्टम तोड़ा और तोड़कर नया सर्विस क्लास तैयार कर दिया देश में। सर्विस क्लास तैयार करने का मतलब मालिक वो बन गए, और हम सब जो देश के मालिक होते थे वो नौकर बनते चले गए। कर्मचारी का आलम ये बना कि अब सॉवरेन फंक्शन के साथ जो काम करेगा वही विजेता होगा। सॉवरेन फंक्शन कौन कौन से हैं? वो जुडिशियल सर्विसेज में काम करेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम करेगा, वो पुलिस सर्विस में काम करेगा, वो सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करेगा। तो वो सॉवरेन फंक्शन के साथ काम करेगा, उसका वो खुद ही मालिक होगा, वो देश का मालिक होगा। डेमोक्रेसी में देश के मालिकों को भी ये एहसास होना चाहिए था कि वो कर्मचारी हैं। ये सब व्यवस्था बनती चलेगी। आज की तारीख में तो सिचुएशन ये है कि हर एक व्यक्ति नौकरी करना चाहता है। बच्चा जब पैदा होता है तब आशीर्वाद के रूप में कहना शुरू करते हैं कि भाई तुम्हें अच्छी नौकरी मिले। फिल्मों में भी दिखाया गया नौकरी नहीं मिल रही है, वो गरीब लोगों के लिए होता था जिनके पास कोई संसाधन नहीं था। आज की तारीख में सारे संसाधन तो अब कुछ हाथों में चले गए, और अब कंपनी सिस्टम में नया सिस्टम डेवलप हो गया और हम सब कर्मचारी होते चले गए। एग्रीकल्चर जो सिस्टम था वो पिछड़ता चला गया, हम एग्रीकल्चर में काम नहीं कर पाए, और हम नए नए सर्विस सेक्टर, आज की तारीख में 60% सर्विस सेक्टर का मतलब है जो सेक्टर है ही नहीं, जो कुछ प्रोडक्शन नहीं करता, जो कुछ देता नहीं है, जो आपके शरीर के लिए आपके लिए कुछ नहीं है। क्या है? वकालत का पेशा है सर्विस सेक्टर का, इंश्योरेंस का पेशा है सर्विस सेक्टर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेशा है सर्विस सेक्टर का। यानी कि ये सिर्फ सर्विसेज देंगे, ये कुछ करेंगे नहीं, ये कुछ कमाएंगे, ये कुछ बनाएंगे नहीं, ये कुछ बेचेंगे नहीं, ये सिर्फ आपको फैसिलिटेट करेंगे कि भाई हम आपको फैसिलिटी देंगे कि आप, सरकार का ये तंत्र है, और देश जो वातावरण बिगड़ा हुआ है जिसके बीच में बेईमान लोग तैयार हो गए हैं, झगड़े झुंडे होने लगे हैं, इन सब को तो फिर देश में एक जो वर्ग है वो हर वर्ग यही कहता आया है कि भाई हमें नौकरी अच्छी मिल जाए। कोई जुडिशियल सर्विसेज की बात करता है, तो कोई मेडिकल सर्विसेज की बात करता है, कोई इंश्योरेंस सर्विस की बात करता है, कोई इंजीनियरिंग सर्विस की बात करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब की बात करता है, कोई और बात करते हैं। लेकिन हर बच्चे का ये सपना बन गया है, वो कोई काम करने की लत अब मोदी जी डाल रहे हैं, लेकिन काम करने की लत नहीं है। देश में कुछ राज्य हैं जहां काम करने की, अपना काम करने की लत है। जैसे गुजरात है, गुजरात
बाद में अपना काम करने की उनकी लत है और वो बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, इसीलिए वो विकास की नई ऊंचाइयां छूता चला जा रहा है, लोगों को अपने यहाँ वो कंज्यूम करता है। ऐसी प्रवृत्ति के कई एक राज्य विकसित होना शुरू हो गए हैं जो लोगों को अपना काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और काम कर रहे हैं। पर फिर भी सर्विस सेक्टर बड़ा है। अब जो सेक्टर बन गया है, जैसे भी बन गया है, वो तो सरकारों का काम है कि वो कैसे रिवर्स मारेंगे, लेकिन जो सेक्टर बन गया है वो सेक्टर में नौकरी करने के लिए कंपटीशन देना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं जुडिशियल सर्विसेज की। जुडिशियल सर्विसेज में एक बड़ा भारी लोच आ गया था। ये सर्विस सेक्टर ही है, क्योंकि जुडिशियल सर्विसेज को ना तो कुछ बनाती है ना कुछ बेचती है। केवल आपके उलझे हुए, जितना आप झगड़ा करोगे, जितने आप बेईमानी होती जाएगी, जितने आपको राइट्स समझ में आते जाएंगे, उतनी जुडिशियल सर्विसेज फलती फूलती चली जाएंगी। और ऐसा कहते हैं कि देश इतना बिगड़ चुका है कि जुडिशियल सर्विसेज सबसे बाद में, अगर पलटी भी मारेंगे तो जुडिशियल सर्विसेज सबसे बाद में समाप्त होने वाली है, और जो रहेगा वो जुडिशियल सर्विसेज रहेगी। फूड इंडस्ट्री रहेगी, जुडिशियल सर्विसेज रहेगी। हुआ क्या था कि 2025 के मई में ऑनरेबल जस्टिस गवई ने 3 जजेस की बेंच, 2 जजेस की बेंच बैठी और उस बेंच ने एक डिसीजन दे दिया। उनके सामने कुछ नई परिस्थितियां आ गई थी। नई परिस्थितियां ये आ गई थी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो मोदी जी अब कह रहे हैं कि हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने जुडिशियल सर्विसेज में भी एक बड़ा खेल कर दिया था, जिसको आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना सुंदर जजमेंट लिखा कि लॉ स्टूडेंट्स देश भर के, कम से कम लॉ स्टूडेंट्स का मतलब है जो BA LLB कर रहे हैं, जो क्लैट की तैयारी करके क्वालिफाई कर रहे हैं, या फिर जो सीधी LLB कर रहे हैं, कुछ भी हो, जो जुडिशियल सर्विसेज में पूरी की पूरी, मतलब जो जुडिशियल सर्विसेज में भाग अपनाना चाहते हैं, जज बनना चाहते थे, उनके लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। ऑनरेबल जस्टिस गवई की अदालत ने 2025 में, मई 2025 में एक आदेश कर दिया था और ये कहा था कि 3 साल की प्रैक्टिस करे बगैर आप जुडिशियल सर्विसेज में एग्जाम नहीं दे सकते। ये कंपलसरी है। और उसका कारण था कि साल में कई एक जजेस को टर्मिनेट करना पड़ता था। टर्मिनेट मतलब है कि वो LLB कर आए और कुछ रट्टाफिकेशन करके कुछ इंस्टीट्यूट्स के अपना गोलमाल करके या जैसे भी उन्होंने पढ़ाई की और वो सीधा सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद अनुभवहीनता होने की वजह से, वो कानून न जानने की वजह से, ये कानून की बारीकियां, उसका डेप्थ न जानने की वजह से उनको समस्याएं होनी स्वाभाविक थी। मेरे पास भी बहुत बड़ी संख्या जजेस की है जिनको मैंने पढ़ाया, उनको आज तक कोई समस्या नहीं हुई। वो हमेशा जाते हैं, जहां कहीं भी उनकी पोस्टिंग हुई वो वहां राजा बनकर रहते हैं। उसका कारण ये है कि पढ़ाते समय भी मैं, एटलीस्ट मैं, चूंकि प्रैक्टिकल अनुभव रखता हूं, जुडिशियल सर्विसेज का भी अनुभव रखता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस अनुभव रखता हूं, और हम सीधे सरकारों के बिहाफ पर काम करते रहे। जैसे 370 जैसा बड़ा विषय अपने ने किया, बच्चों से भी उन पर काम करवाया, और फिर CA पर बच्चों पर काम करवाया। ये मैं कर रहा था अभी इस समय, वक्फ का कानून पर काम कर रहा था, बच्चों से काम करो, और कई एक विषयों पर बच्चों से काम करवाते हैं। यहाँ तक कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं, अगर उनके पास कुछ केसेस हैं तो उनसे ही यहाँ तैयार करवा के उनसे ही लड़वाते हैं। वो अलग बात है कि फीस मैं ले लेता हूँ, लेकिन उनसे लड़वाता हूँ। खड़े होकर मैं पीछे खड़ा होता हूँ और उनको सामने खड़े करके बहस करने के लिए उनको कहता हूँ। अगर वो फंस जाते हैं तो उनको पास ओवर लेकर फिर मैं अगले दिन बहस कर दूंगा, या किसी मेरे जूनियर को भेज दूंगा, अगर उस लेवल का है तो बहस करवा देंगे। खासतौर से लोअर कोर्ट में मैं जाता नहीं हूं, तो वहां पर जूनियर्स रहते हैं, उनको भेज देता हूं साथ में, या जो हमारे पढ़ाए हुए बहुत बड़ी संख्या में, लगभग देश के हर कोर्ट में कोई ना कोई मौजूद रहता है, उसको थोड़ा सा कहता हूं कि भाई इसकी मदद कर दो। इसके बाद जब उसका सिलेक्शन होता है तो आप सोच कर देखिए, जिसने फाइल तैयार करना सीख लिया हो, जिसने कानून ढूंढना सीख लिया हो, जिसने कानून की वो बारीकियां जो मैं रोज आपको बताता हूं, हाई लेवल के, हाईएस्ट लेवल की, ये जो हम डिस्कशन डेली करते हैं यूट्यूब पर अपने उन हायर जुडिशियल सर्विसेज के बच्चों के लिए, जजेस प्रमोशन के एग्जाम के लिए, ये हाई एंड का मामला है। हाई एंड का मामला है जो पॉलिसी वर्क है, जो किताबों में लिखने के बाद, किताबों में कैसे लिखा होगा, एक्ट में कैसे आया होगा, और सुप्रीम कोर्ट कहां वहां तक पहुंच रहा है। ऐसे ही 100 जजमेंटों का मैंने एक बंच बनाया है, 100 से ऊपर ही जजमेंट हैं उसमें, उनका एक बंच बनाया है। ऐप डाउनलोड करेंगे तो उस पर हम अपलोड करने वाले हैं, अभी उसकी तैयारी चल रही है, कुछ रह गया है, हम उस पर अपलोड करने वाले हैं। वो सब आपको ये पता लगेगा कि वाकई में प्रैक्टिकल अनुभव क्या है। इसलिए हमारे बच्चे कभी भी पीछे नहीं हटते, ना इंटरव्यू में कभी उनको समस्या होती है और ना ही उनको कोर्ट में कोई समस्या होती है। लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसी भी रहती है जो केवल पढ़कर जाती है, उसको प्रैक्टिकल अनुभव बिल्कुल नहीं होता, और कोर्ट का अनुभव तो बिल्कुल होता ही नहीं, रिसर्च का भी काम नहीं किए होते हैं उस पर। जैसे मेरे जैसे किसी ऑफिस में भी उन्होंने रिसर्च वर्क नहीं किया होता है, तो बड़ी समस्याएं आती।
ऐसी पोजीशन में टर्मिनेट करना पड़ता था। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि ये बच्चे ज़्यादा समस्या क्रिएट करते हैं बिना प्रैक्टिकल अनुभव के, बिना कानून की डेप्थ जाने, ये बेरट रट रट कर वहां तक पहुंच जाते हैं, तो ये समस्याएं इनके आगे आना स्वाभाविक है। इसलिए उन्होंने 3 साल की रिस्ट्रिक्शन लगा दी। हालांकि 2002 से पहले भी 3 साल की रिस्ट्रिक्शन हुआ करती थी। 2002 में जुडिशल सर्विसेज में बच्चे कम होने की वजह से या उनका अट्रैक्शन कम बनने की वजह से वो 2002 में ये रिस्ट्रिक्शन हटा लिया गया था। फिर बाद में अभी फिर से ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। और हमें सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली थी। रिव्यू पिटीशन में कई बच्चों ने ये गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई थी कि माय लॉर्ड, हम तो तैयारी कर रहे हैं और ये सीधा अगर हमें अवसर वहां मिलता है, छोटा सा मुंसिफ मजिस्ट्रेट का एग्जाम होता है, मुंसिफ मजिस्ट्रेट से मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सिविल या जूनियर डिवीजन का एग्जाम होता है साहब, इसमें बहुत अनुभव और ये सब हमारे लिए बड़ी बड़ी समस्या पैदा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू किया। 3 जजेस की बेंच बैठी, 3 जजेस की बेंच ने रिव्यू किया। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने आज लॉ स्टूडेंट्स के करोड़ों बच्चों को और ऑर्डर ऐसा किया, मतलब करोड़ों बच्चे केवल खुश नहीं होंगे, ऐसा केवल उनको खुशी देने के लिए नहीं किया, उन्होंने ऑर्डर में कुछ और चीजें ऐसी लिखी हैं जिसके तहत नुकसान भी जुडिशरी का ना होने पाए, जिसको मैं भी कभी एनालाइज नहीं कर पाया था, वो चीजें उन्होंने लिखी हैं। हालांकि उनके अनुभव के आगे मेरा अनुभव क्या है, लेकिन फिर भी जनरली मैंने आज तक जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही होगी उसका अगर यूट्यूब या फेसबुक या मैंने सोशल मीडिया पर भी प्रोनाउंसमेंट किया होगा तो वही जजमेंट अभी तक आया है। क्योंकि अनुभव की बात होती है कि भाई कोर्ट कैसे सोचता है और कैसे समझता है, वही अनुभव मैं बोल देता हूं, उस अनुभव के आधार पर वो आ जाता है। मतलब वही सुप्रीम कोर्ट में भी लगभग हो रहा होता है, कोई एक आध केस छोड़ दीजिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 वर्ष की प्रैक्टिस की बजाय 1 वर्ष की प्रैक्टिस कंपलसरी होगी। तो भाई 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया कि कॉलेज से सीधे निकलो और जुडिशरी में बैठ जाओ, ऐसा नहीं। 1 साल कम से कम कुछ हाथ पैर रगड़ लो, वहां का माहौल समझ लो और वो समझ लो। चलिए 1 साल की प्रैक्टिस में सीनियर एडवोकेट कोई सर्टिफिकेट बनाएगा और सिविल जज वहाँ का जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो सर्टिफिकेट बनाएगा, भाई 1 साल ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस में आए। इन्होंने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में लॉ क्लर्क का काम करना, रिसर्चर का काम करना या जजेस के पास लॉ क्लर्क का काम करना, वो सब शामिल हैं, वो सब उसमें लिख दिए। इतनी बात केवल नहीं है 1 साल। फिर उन्होंने कहा कि कम से कम 1 साल एकेडमी में, 1 साल यहां की प्रैक्टिस, 1 साल एकेडमी में आपको रखेंगे। यानी कि अब 1 साल जब आपने कोर्ट की प्रैक्टिस देख ली, उसके बाद और समझ लिया कोर्ट कैसे फंक्शन करते हैं, उसके बाद आपको एकेडमी भेजेंगे। एकेडमी में आप पढ़िए 1 साल और वहां फिर से एग्जाम क्वालिफाई करिए। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी आपको पोस्टिंग नहीं देंगे। 6 महीने तक डिस्ट्रिक्ट जज या एडीजे या सीनियर जज के अंडर में आपको क्लरिकल वर्क करना पड़ेगा, जैसे पेशकार करता है, तो आपको वहां क्लरिकल वर्क करना पड़ेगा। जो लिखा पढ़ी का काम है, रिसर्चर का काम करते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। जो मैं हमेशा से करवाता था, अपने स्टूडेंट्स को करवाता था, और उनके केसेस अगर आते थे तो उनके केस में उनको ये अपीयर करने के लिए कहता था कि भाई अगर तुम्हारे पास से केस आया, तुम्हारे पिताजी कहीं लोअर में प्रैक्टिस करते हैं या कुछ करते हैं, तुम्हारा केस आ गया, हाई कोर्ट आ गया, तो हम फाइल करवा देंगे और आप जाकर बहस कर लीजिए और आपको यहां से पूरा तैयार करके उसकी एबीसीडी बताएंगे। या फिर हमारा कोई व्यक्ति आपको असिस्ट, मतलब आप उसको असिस्ट कर लीजिए, वो कर लेगा, या मैं सुप्रीम कोर्ट आता है तो मुझे असिस्ट कर लीजिए, तो आपको तैयारी हो जाएगी। वो चीजें अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो 6 महीने तक कम से कम एक सीनियर जज के अंडर में क्लरिकल काम करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद 6 महीने कम से कम हाई कोर्ट के एक जज के पास क्लरिकल वर्क करना पड़ेगा। हाई कोर्ट के जज के पास क्लरिकल वर्क करना, या फिर क्लरिकल वर्क से मतलब है कि वो उनके रिसर्चर का काम करना या फिर फाइलों को रीड करना, रीड करके किसी कंक्लूजन पर पहुंचना, 6 महीने वो करना पड़ेगा। तो ये 3 साल का समय पहले दिया था कि 3 साल कम से कम आपको प्रैक्टिकली कोर्ट में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो 1 साल, फिर 1 साल एकेडमी, फिर 6 महीने नीचे डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में, और फिर 6 महीने किसी हाई कोर्ट के जज के पास आपको करना पड़ेगा। टाइम 3 महीने का ही है, लेकिन आप इससे सोचो लाभ कितना होगा। अगर वो किसी डिस्ट्रिक्ट जज के पास काम कर लेता है 6 महीने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 6 महीने किसी जज के अंडर में काम कर लेता है, तो फिर आप समझिए कि उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वो बारीकियां, जो गहराई उसको जाननी है, वो पता लगती। जजेस एकेडमी में तो वो पढ़ाएंगे, एग्जाम लेंगे, वो सब कुछ तो ठीक है। इसलिए जजेस एकेडमी में एग्जाम लेंगे तो अभी आप क्वालिफाई कर गए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जज पूरे कंप्लीट बन गए। जजेस एकेडमी में 1 साल आपको करना पड़ेगा, और वहां पर इतना समय आपके पास नहीं होता कि आप वहां फिर से नए सिरे से पढ़ेंगे। वो जो आपने यहां अनुभव 1 साल
का लिया है, या मेरे जैसे किसी एडवोकेट या किसी एडवोकेट के पास आपने अनुभव लिया, या कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में आप पढ़े थे जो खुद भी प्रैक्टिशनर था या है और साथ में आपसे काम करवाता है, तो फिर जजेस एकेडमी में भी आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल अनुभव अगर उसको हाई कोर्ट में भी मिल गया, क्योंकि हाई कोर्ट कैसे सोचता है, हाई कोर्ट जब सोचता है तो वो बैरेक्ट को कम सोचता है, कानून के बेसिक फंडामेंटल्स को ज्यादा सोचता है। मैं हमेशा कहता हूं कि बैरेक्ट में जो लिखा है वो उसका केवल नंबर आपके दिमाग में आना चाहिए, आपको नंबर याद करना है, जबकि उसका पीछे का इतिहास, भूगोल और कानून वो आपको अपने आप आना चाहिए कि इसमें ये होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। जब आप कानून सही से अंडरस्टूड कर लेते हैं तो ये आपको पता लगने लगता है कि इस मामले में होना क्या चाहिए। अब आप बैरेक्ट खोलकर देखो तो वहां आपको प्रावधान मिल जाता है ये, और अगर प्रावधान में नहीं मिल रहा है तो जो होना चाहिए आपके दिमाग में है वो किसी न किसी केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने बताया होगा कि इसमें क्या होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अब कॉन्सेप्चुअली आप परफेक्ट हैं, आप अब सोचने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और जब आप सोचने के लिए तैयार हैं तो लिखने के लिए भी तैयार होंगे। अब आपको ड्राफ्टिंग वगैरह का थोड़ा अनुभव, जो आपने 1 साल किसी के साथ प्रैक्टिस की या फिर हाई कोर्ट में आपने ड्राफ्टिंग का काम किया था, लॉ क्लर्क का काम, मतलब ड्राफ्टिंग से मतलब रिसर्चर का काम किया था या ड्राफ्टिंग का काम किया था, या फिर आपने जो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर किसी जज के अंडर में काम किया था, तो 1 साल तो डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट का अनुभव है 6-6 महीने का, और 1 साल एकेडमी में आपको पढ़ाएंगे जो सीनियर जजेस रहते हैं, और 1 साल आपको वकालत के पेशे में करना है, तब 3 साल बाद आपको पोस्टिंग मिलेगी, तब आप कुछ लिखने के लायक होंगे। मैं समझता हूं कि इससे अच्छा जजमेंट हो नहीं सकता था। जो बच्चों का कंसर्न था, बहुत सारे बच्चे देश भर में इस विषय पर तमाम आवाज उठा रहे थे, कुछ ने आंदोलन किए थे, कुछ ने हाई कोर्टों में जाकर रिप्रेजेंटेशन किया था, कुछ ने चिट्ठियां लिखी थी, और बहुत कुछ हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ आया था। उन सभी का समाधान ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने लिख दिया है। मैं समझता हूं कि उनको सैल्यूट करना चाहिए जुडिशियल सर्विसेज में। इससे क्या होगा, नए अनुभवी, बिना अनुभवी जजेस जो उल्टे सीधे जजमेंट लिखते थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता था बहुत बार, और हाई कोर्ट तक पहुंचता था और मामला उलझ जाता था, टाइम भी लगता था, काम भी किया और उलझ भी गए, वो सब स्टॉप हो जाएगा। अब एक अनुभवी जज जब अपनी सीट पर बैठेगा तो वो जजमेंट अब ओवररूल होना थोड़ी संभावनाएं कम होंगी, उनके टर्मिनेशन का भी मामला कम आ जाएगा। उनके टर्मिनेशन अब यदा कदा इनके प्रकरण करने पड़ेंगे जब वो कदाचार से उनकी समस्या आएंगी। लेकिन अभी जो कोर्ट को करना था, जो चाहिए था, वो मैं समझता हूं कि कोर्ट ने आदेश करके इससे 2 लाभ होंगे। एक तो ये है कि नीचे डिस्ट्रिक्ट में रिसर्चर्स की आवश्यकता रहती है लगातार, और लॉ के वो करने के लिए आर्टिकल्स की आवश्यकता रहती है, तो वो तो उनको सैलरी हमको देनी है, जो भी देनी है वो यहाँ पर काम करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। पहले क्या होता था, सीधे भी भर्ती होती थी और इधर जुडिशियल सर्विसेज से अलग आता था। ये अनुभव भी प्राप्त करने के बाद प्रैक्टिस करता था, वो अनुभव प्राप्त करने के बाद अब जज बनेगा। अब वो भी वैकेंसियां जो लगातार निकलती थी लॉ एसोसिएट्स की, या फिर लॉ रिसर्चर की, या फिर लॉ ड्राफ्टिंग करने के लिए या जजमेंट ड्राफ्टिंग करने के लिए जजेस के पास, वो अब सीधे वहां से वहां अपॉइंट हो जाएंगे। अनुभवी व्यक्ति होगा, क्वालिफाइड होगा, और वो अच्छा काम कर पाएगा। और फिर हाई कोर्ट में भी इसी तरह की वैकेंसियां निकलती हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह की वैकेंसियां निकलती हैं, तो उन वैकेंसियों पर अब ये सीधे जो सेलेक्ट होगा वही वहां पर जाएगा। इनकी संख्या अच्छी खासी रहेगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब वो वैकेंसियां निकालने की आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी भी। लेकिन हमें जुडिशरी अप टू डेट मिलेगी, हाई कोर्ट के जज के साथ काम करने का अवसर मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट के जजेस के साथ काम करने का अवसर मिलेगा, और वकीलों के वकालत के पेशे में जो एग्जर्शन, जो लोड होता है, वो भी समझने का आपको अवसर मिलेगा। एकेडमी में भी आपकी प्रॉपर पढ़ाई और एग्जामिनेशन होगा। मैं समझता हूं ये सब कुछ एक परफेक्ट प्लान की तरह ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने करके दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।